जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर 5 नियंत्रण और समन्वय तो आज इसके दीर्घ-उत्तरीय प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो इससे पहले यदि आप लोग इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। पहला प्रश्न है, पादप हार्मोन के मुख्य उदाहरण लिखें एवं ऑक्जिन के प्रभावों का वर्णन करें। तो देखिए यहाँ पे ये रहे पादप हार्मोन के मुख्य उदाहरण। तो पहला हो जाएगा ऑक्जिन, दूसरा है जिबरेलिन्स, तीसरा है साइटोकाइनिन, चौथा है एब्सिसिक एसिड और पांचवा है एथिलीन। यानी कि ये सभी पादप हार्मोन हैं जो कि पेड़ पौधों में ही पाए जाते हैं। तो ये उसी का ही उदाहरण है, आप लोग देख सकते हैं। और इसके बाद का प्रश्न था कि ऑक्जिन जो हार्मोन है उसका हमें प्रभाव भी बताना था। तो लिखेंगे कि पौधों के स्तंभ शीर्ष पर मुख्यतः संश्लेषित होने वाले ये कार्बनिक यौगिक कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन में सहायता करते हैं। यानी कि जब कोशिका का विभाजन होता है और कोशिका का दीर्घन होता है तो ये इन दोनों में ही सहायता करता है। जब पौधों पर प्रकाश पड़ता है तो प्रभु के छाया वाले भाग की ओर विचलित हो जाते हैं तथा कोशिका दीर्घन के द्वारा ये ऑक्जिन तने की वृद्धि में सहायक होते हैं। यदि स्तंभ का शीर्ष काट दिया जाए तो पौधों की लंबाई में वृद्धि रुक जाती है और पार्श्व शाखाएं निकलने लगती है। ये प्रायः बीज रहित फलों के उत्पादन में भी सहायक होते हैं। यानी कि हमने ऑक्जिन का प्रभाव देखा कि इसके प्रभाव बहुत सारे होते हैं। तो यदि किसी पेड़ के ऊपर की शीर्ष भाग को काट दिया जाए तो क्या होता है कि उस पौधे की वृद्धि रुक जाती है और उस वृक्ष से यानी कि उस तने से बगल से ही पार्श्व शाखाएं निकलना शुरू हो जाती है तथा यह बीज रहित फलों के उत्पादन में भी सहायता करता है। तो यहाँ पे हमने इसके इतने सारे प्रभावों को देखा। अगला प्रश्न है, वृद्धि नियंत्रक पदार्थ से आप क्या समझते हैं? पौधों में रासायनिक समन्वय कैसे होता है? तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग वृद्धि नियंत्रक पदार्थ के बारे में लिखेंगे कि वो वैसा पदार्थ जो सजीवों एवं सामान्य वृद्धि की क्रिया को प्रभावित करता है उन्हें वृद्धि नियंत्रक पदार्थ कहा जाता है। इस पदार्थ का उपयोग करने से उपचार एवं जंतुओं में सामान्य रूप से होने वाली वृद्धि रुक जाती है। यानी कि वृद्धि नियंत्रक का अर्थ होता है कि वृद्धि को नियंत्रित करने वाला ही। तो वृद्धि नियंत्रक पदार्थ का अर्थ हो गया कि वैसा पदार्थ जो वृद्धि को रोकने का कार्य करता है उस पदार्थ को ही वृद्धि नियंत्रक पदार्थ कहा जाता है। तो इसका उपयोग करने से बहुत सारे पेड़ पौधे जो कि जीव जंतु होते हैं वे सभी अपना वृद्धि करना रोक देते हैं, यानी कि उनकी वृद्धि सामान्य रूप से नहीं हो पाती है। अब इसके बाद हम लोग यह लिखेंगे कि पौधों में रासायनिक समन्वय कैसे होता है, यानी कि किस प्रकार से होता है। तो लिखेंगे कि पौधों में रासायनिक समन्वय पादप हार्मोनों के कारण होता है। पौधों में विशिष्ट हार्मोनों को उत्पन्न करते हैं जो उसके विशिष्ट भागों को प्रभावित करते हैं। पादपों में तना प्रकाश के आने की दिशा की ओर ही बढ़ता है। गुरुत्वानुवर्तन में जड़ें प्रकाश की विपरीत दिशा में अर्थात नीचे की ओर मुड़ जाती है। तो हम लोग समझें कि पौधों में रासायनिक समन्वय होता है वह उसी के द्वारा ही होता है। जैसे कि पौधों में ही कुछ खास गुण पाए जाते हैं जिस प्रकार से होता है। तो पहला कि यदि जिस ओर से सूर्य की किरणें आ रही होती है, प्रकाश की तने होती है, वह भी उसी दिशा की ओर गति करती है। और दूसरा गुरुत्वानुवर्तन क्रिया होती है जिसमें कि पेड़ पौधों के जड़ होते हैं वह गुरुत्व बल की ओर यानी कि नीचे की ओर झुकती चली जाती है। तो यही होता है पौधों में रासायनिक समन्वय। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा। तो यहाँ पे आप लोग इसे समझ गए होंगे। प्रश्न है, जिबरेलिन्स एवं साइटोकाइनिन के कार्यों की विवेचना करें, यानी कि इन दोनों का हमें कार्य बताना है। तो देखिए पहले हम लोग जिबरेलिन्स का कार्य लिखेंगे। तो पहला कार्य कि कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन द्वारा ये पौधों के स्तंभ की लंबाई में वृद्धि करते हैं। और दूसरा कि इसके उपयोग से बृहत आकार के फलों एवं फूलों का उत्पादन किया जाता है। और तीसरा कार्य कि बीज रहित फलों के उत्पादन में भी ये सहायक होते हैं। अब इसके बाद हम लोग साइटोकाइनिन का कार्य लिखेंगे कि ये जीर्णता को रोकते हैं एवं पर्णहरित को काफी समय तक नष्ट नहीं होने देते हैं। अब इसका दूसरा कार्य कि इससे पत्तियां अधिक समय तक हरी तथा ताजी बनी रहती है। और तीसरा कार्य कि फलों एवं बीजों में इनकी सांद्रता अधिक रहती है।
प्रश्न है, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन की संरचना का सचित्र वर्णन करें, यानी कि हमें इसका चित्र के साथ ही वर्णन करना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें तंत्रिका कोशिका का चित्र बनाना था, यानी कि न्यूरॉन का। तो ये रहा इसका चित्र और साथ ही इसका नामकरण भी कर दिया गया है, तो आप लोग इसका नामकरण भी कर लेंगे। उसके बाद इसका वर्णन करेंगे, तो लिखेंगे कि तंत्रिका कोशिका संदेशों का संवहन करने वाली मूल इकाई है। यह विशेष रूप से लंबी होती है। इसमें जीव द्रव से घिरा हुआ केंद्रक होता है। जीव द्रव से टेंड्राइट्स नामक अनेक छोटी छोटी शाखाएं निकलती है। इन शाखाओं में से एक शाखा अधिक लंबी होती है, इसे एक्सोन कहते हैं। यह संदेशों को कोशिका से दूर ले जाता है, यानी कि यह संदेश को लेकर जाने का कार्य करता है। तो यहाँ पे इसका हमने वर्णन करना था, तो यहाँ तक लिख लेंगे। बहुत ही छोटा सा प्रश्न है। 5 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य के मस्तिष्क की संरचना का सचित्र वर्णन करें। यहाँ पे भी हमें मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है उसका चित्र के साथ ही वर्णन करना है। तो आप लोग देख सकते हैं इस चित्र में कि ये रहा मानव मस्तिष्क का चित्र। तो आप लोग यह चित्र बना लेंगे और साथ ही इसका नामकरण भी किया हुआ है, तो आप लोग इसका नाम भी अच्छे से देखकर लिख लेंगे। अब इसके बाद इसका हम लोगों को वर्णन करना है, तो लिखेंगे कि मस्तिष्क एक अत्यंत महत्वपूर्ण कोमल अंग है। तंत्रिका तंत्र के द्वारा शरीर की क्रियाओं के नियंत्रण और समन्वय में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मस्तिष्क का ही होता है। मस्तिष्क खोपड़ी की मस्तिष्क गुहा के अंदर सुरक्षित रहता है। यह चारों ओर से तंतुमय संयोजी ऊतक की एक झिल्ली से घिरा होता है, जिसे मेनिनजीज कहते हैं। यह झिल्ली कोमल मस्तिष्क को बाहरी आघातों तथा दबाव से बचाता है, यानी कि जब किसी व्यक्ति को बाहरी चोट लगता है या फिर कुछ आघात होता है तो वह उससे उसे सुरक्षा देता है। मेनिनजीज और मस्तिष्क के बीच सेरिब्रोस्पाइनल द्रव्य भरा होता है। यह द्रव्य मस्तिष्क को बाहरी आघातों से सुरक्षित रखने में मदद करता है तथा यह मस्तिष्क को नम बनाए रखता है, यानी कि उसको ठंडा बनाए हुए रखता है। तो यहाँ पे हमने मस्तिष्क का संरचना के बारे में बताना था, तो जो कि हमने यहाँ पे बता दिया। और यदि आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखें। पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन के कार्य का उल्लेख करें। तो सबसे पहले हम लोग यह लिखेंगे कि मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम। तो पहला पिट्यूटरी ग्रंथि, दूसरा थायराइड ग्रंथि, तीसरा हो जाएगा पाराथायराइड ग्रंथि और चौथा है एड्रीनल ग्रंथि। पांचवा हो जाएगा अग्नाशय की लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं और छठा हो जाएगा जनन ग्रंथि, जिसमें कि अंडाशय तथा वृषण दोनों ही शामिल होते हैं। तो यही है 6 अंतःस्रावी ग्रंथि के नाम। तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, चूंकि यह मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, हर एक बार बोर्ड एग्जाम में यह पूछता ही है। अब इसके बाद हम लोगों को पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाला जो हार्मोन है उसका कार्य का वर्णन करना है। तो लिखेंगे कि पिट्यूटरी ग्रंथि दो मुख्य भागों अग्रपिंडक तथा पश्चपिंडक में बटा होता है। तो अग्रपिंडक का लिखेंगे कि अग्रपिंडक द्वारा स्रावित हार्मोन नर में शुक्राणु तथा मादा में अंडाणु बनने की क्रिया को नियंत्रित करते हैं एवं मादा के स्तनों को दुग्ध स्रावित करने के लिए उत्तेजित करते हैं। और दूसरा पश्चपिंडक का लिखेंगे कि पश्चपिंडक द्वारा स्रावित हार्मोन शरीर में जल संतुलन को बनाए रखने में सहायक होता है तथा एक अन्य हार्मोन मादा में बच्चे को जन्म में सहायता होता है, यानी कि ये 2 भागों में बटा होता है पिट्यूटरी ग्रंथि और दोनों भागों में अलग अलग प्रकार का हार्मोन स्रावित होता है। अब इसका लास्ट प्रश्न है कि एड्रीनल और जनन ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोनों और उनके कार्यों का उल्लेख करें। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एड्रीनल ग्रंथि का लिखेंगे। तो एड्रीनल ग्रंथि जो कि 2 भागों में बटा होता है, पहला होता है कार्टेक्स और दूसरा मेडुला। तो हम लोग कार्टेक्स द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन का नाम लिखेंगे। तो पहला होता है ग्लूकोकार्डिवाइडस हार्मोन। तो इसका कार्य हम लोगों को लिखना है, तो लिखेंगे कि यह भोजन उपापचयन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा उपापचयन का नियंत्रण करता है और शरीर में जल एवं इलेक्ट्रोलाइट्स के नियंत्रण में भी सहायक होते हैं।
अब इससे दूसरा ग्रंथि जो स्रावित होता है वह होता है मिनरलोकार्टोबाइडियस। तो इसका कार्य लिखेंगे कि इसका मुख्य कार्य वृक्क नलिकाओं द्वारा लवण के पुनः अवशोषण एवं शरीर में अन्य लवणों की मात्रा का नियंत्रण करना है। यह शरीर में जल संतुलन को भी नियंत्रित करता है। और फिर इसके बाद कार्टेक्स से तीसरा हार्मोन जो स्रावित होता है वह होता है लिंग हार्मोन। तो इसका कार्य लिखेंगे कि यह हार्मोन पेशियों तथा हड्डियों के परिवर्धन वाह लिंगों वालों के आने का प्रतिमान है, यौन आचरण का नियंत्रित करते हैं। यानी कि ये इन सभी का कार्य कौन करता है, तो यह लिंग हार्मोन के द्वारा ही संपन्न होता है। तो यही 3 हार्मोन स्रावित होते हैं कार्टेक्स से। इसका दूसरा भाग है एड्रीनल ग्रंथि का, मेडुला। तो अब इसके बारे में हम लोग लिखेंगे। तो लिखेंगे कि मेडुला द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन, तो पहला होता है एपिनेफ्रिन हार्मोन और दूसरा हार्मोन होता है नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन। तो यहाँ पे पहला इसका कार्य लिखेंगे कि इसे एड्रीनिन या एड्रीनालिन भी कहते हैं। यह अत्यधिक शारीरिक एवं मानसिक तनाव, डर, गुस्सा एवं उत्तेजना की स्थिति में इस हार्मोन का स्राव करता है। और दूसरा है नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन। तो यह इसका कार्य लिखेंगे कि यह हार्मोन सामान्य रूप से हृदय पेशियों की उत्तेजनशील एवं संकुचनशीलता को तेज करते हैं, जिसके फलस्वरूप रक्तचाप बढ़ जाता है और यह रक्त शर्करा की मात्रा को शीघ्रता से बढ़ाता है। तो यहाँ पे हमने इन दोनों का कार्य देख लिया। तो यहाँ तक आप लोग लिख लेंगे। तो अभी आप लोग यह मत समझिएगा कि यह पूरा खत्म हो चुका है, क्योंकि जो हमसे प्रश्न पूछ रहा था उसमें एड्रीनल ग्रंथि एवं जनन ग्रंथि दोनों के बारे में पूछ रहा था। तो यहाँ पर हमने सिर्फ एड्रीनल ग्रंथि के बारे में ही पूरा खत्म किया है। अब इसके बाद हम लोग जनन ग्रंथि के बारे में करेंगे। तो इसमें पाया जाता है अंडाशय और वृषण दोनों ही सम्मिलित होते हैं। तो पहला हार्मोन है वह अंडाशय। तो लिखेंगे इसका कार्य कि अंडाशय के द्वारा कई हार्मोन का स्राव होता है। बालिकाओं के शरीर में यौवनावस्था में होने वाली सभी परिवर्तन इन हार्मोन के कारण ही होते हैं। और इसमें दूसरा पाया जाता है वृषण हार्मोन। तो इसमें लिखेंगे कि वृषण द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन को एंड्रोजेंस कहते हैं। सबसे प्रमुख एंड्रोजेंस हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। यह हार्मोन पुरुषोचित लैंगिक लक्षणों के परिवर्धन एवं यौन आचरण को प्रेरित करते हैं। तो यहाँ पे यह जनन ग्रंथि के बारे में भी 2 हार्मोन था, तो इन दोनों का भी कार्य हमने यहाँ पे देख लिया। तो अब यहाँ पे सारे प्रश्न सॉल्व हो चुके हैं। तो फिर मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।